हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास आपका 1000 गोल्डन रूल्स का नेक्स्ट पार्ट नंबर 8 है। और अभी भी हम लोग देखेंगे प्रोनाउन के कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं, उसको भी हम आने वाले क्लास में कंप्लीट कर देंगे। और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि नॉमिनेटिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के बीच क्या कन्फ्यूजन क्रिएट होता है आपके एग्ज़ाम में। जैसे कि कई बार आप कंफ्यूज होते हो कि यहाँ पर आई लगना चाहिए था और फिर मी लगना चाहिए था, वी लगना चाहिए था और फिर अस लगना चाहिए था। ऐसा कन्फ्यूजन अक्सर क्रिएट होता है लोगों के दिमाग में। तो इस लेक्चर के को देखने के बाद आप कभी भी कंफ्यूज नहीं करोगे। अगर कंफ्यूजन इसके बावजूद भी होता है तो आप इस वीडियो को 2-4 बार रिपीट करके देख लेना, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है। और बाद बाकी मैं तो हूँ आपके सामने, है ना। आप मुझे कभी भी डाउट वगैरह पूछ सकते हो। और जिनको भी मेरे से पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो आप पर्सनल गाइडेंस को ज्वाइन करने के लिए आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करोगे। मैं आपको प्रोसीजर बता दूंगा कि वहाँ पर होता क्या है, कैसे टास्क दिए जाते हैं, उस टास्क के बेसिस पर किस तरीके से ऑनलाइन टेस्ट लिए जाते हैं और आपकी तैयारी कराई जाती है। अब बात करते हैं कि टेलीग्राम जो लोग यूज़ करते हैं देख लेना, एक बार सर्च करके त्रिगीतम एक ग्रुप आपको मिलेगा देखने को, आप वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हो। अब जरा बात करते हैं आगे। देखो, नॉमिनेटिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के बारे में हम लोग फर्स्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, है ना, कि जब ये सारे सब्जेक्ट की तरह यूज़ होते हैं तब इसको बोलते हैं नॉमिनेटिव प्रोनाउन, और ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ होते हैं तब इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो ये दोनों तो आपको ध्यान में रखना ही है। इसके बीच कैसे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है ये भी देखेंगे, कैसे पहचानेंगे कि कहाँ पर क्या यूज होगा, ये सारे कुछ देखने वाले हैं। अब हम लोग डायरेक्टली आते हैं रूल के ऊपर। देख लो ये रूल क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि टू बी, मतलब बी का जितना सारा फॉर्म होता है ये सारे बी के ही फॉर्म होते हैं। इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, बीइंग, बी, है ना, ये सारे बी के ही फॉर्म होते हैं, टू बी के ही फॉर्म होते हैं। बोल रहा है कि इसके बाद, मतलब ये सारे जो बी के फॉर्म है, इसके बाद आने वाला जो प्रोनाउन होता है वो नॉमिनेटिव रूप में रहता है। नॉमिनेटिव कहने का मतलब ये सारे है ना, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, इसको बोलते हैं नॉमिनेटिव प्रोनाउन। अब जरा देखते हैं हम लोग कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ध्यान रखना, एक बात और यहाँ पर ध्यान रखना। टू बी मतलब बी आपका वर्ब का एक वर्ब है ना, एक आपका वर्ब है। अब जरा देखो, इसके अलावे जितने सारे वर्ब होते हैं, मतलब बी के अलावे जितने सारे वर्ब होते हैं, इसके बाद जो भी प्रोनाउन आता है वो ऑब्जेक्टिव केस में रहता है। ध्यान रखना, वो प्रोनाउन जो होता है वो ऑब्जेक्टिव रूप में रहता है, और बाकी बी वाले फॉर्म के बाद जितने भी प्रोनाउन आते हैं ये नॉमिनेटिव रूप में रहते हैं। बस इतना ध्यान अभी रखो। अब जरा देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं डायरेक्टली। यहाँ पर दे रखा है इट वॉज मी। अब आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत भी नहीं थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि ये वॉज है। वॉज मतलब टू बी का एक फॉर्म है ना, ये वॉज। इस वॉज के बाद प्रोनाउन जो है वो नॉमिनेटिव रूप में रहता है। अब यहाँ पर देख रहे हैं मी क्या है, मी आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। यहाँ पर देख रहे हो ना, तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में तो रहेगा नहीं, क्या रहेगा, ये नॉमिनेटिव प्रोनाउन यहाँ पर होना चाहिए। तो मी का नॉमिनेटिव क्या होता है, आई। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा ईट वॉज आई, है ना, समझ गए बात को। तो यहाँ पर होगा ईट वॉज आई हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑल द अरेंजमेंट्स फॉर द सक्सेस कंप्लीशन ऑफ हिज स्टडीज़। क्लियर है यहाँ तक? तो आपको देखना था बस इतना सा कि वॉज है मतलब बी का एक फॉर्म है, इसके बाद सब्जेक्टिव फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि नॉमिनेटिव फॉर्म में होना चाहिए प्रोनाउन को। तो यहाँ पर मी जो था, मी आपका ऑब्जेक्टिव केस में होता है, जबकि यहाँ पर होना चाहिए था आई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इट वॉज हर। अब यहाँ भी देख लो, यहाँ पर हर जो है ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्या होना चाहिए, शी होना चाहिए। क्या लिखोगे, शी। क्यों? क्योंकि वॉज जो है ये बी का ही एक फॉर्म है। तो यहाँ पर लिखोगे आप कि इट वॉज शी हु सजेस्टेड दैट यू बी एट द डोर टू वेलकम ईच पार्टिसिपेंट। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट देखते हैं, इट वॉज मी। इट वॉज मी, अब यहाँ पर मी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, होना किस फॉर्म में चाहिए, नॉमिनेटिव फॉर्म में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वॉज है। वॉज है तो यहाँ पर क्या रखोगे, इट वॉज आई, है ना, इट वॉज आई हु फर्स्ट केम टू योर रेस्क्यू, जो तुम्हें पहले बचाने के लिए आया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका व्हेन द एग्जामिनेशंस वर ओवर अनिल एंड मी वेंट टू आवर नेटिव टाउन। अब देखो इसको मैं क्यों लिया हूँ इस क्वेश्चन को। यहाँ पर वर देखोगे मतलब क्या है, ये बी का एक फॉर्म है ना, वॉज, वर, एम, इज, ये सारे जो होते हैं ये बी के फॉर्म है। अब कहोगे इसके बाद जो भी आया है यहाँ पर वो किस फॉर्म में होना चाहिए, ये आपका होना चाहिए नॉमिनेटिव फॉर्म में। तो मी को हटा करके आई कर दोगे,
ये इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं है, देखो ध्यान से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है ये वर इस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के लिए नहीं आया, मतलब इसके लिए नहीं आया, ये एग्जामिनेशन के लिए आया हुआ है ना। तो व्हेन द एग्जामिनेशंस वर, ये अनिल और मी के लिए नहीं आया है, ध्यान देना इस चीज़ को। तो आप इससे रिलेट करके मत देखना स्टार्ट कर देना कि इसके लिए आया है ये, ठीक है। अब ये है किसके लिए, अनिल एंड मी, तो ये है वेंट के लिए, क्योंकि वेंट कार्य को कौन निष्पादन किया है, मतलब कौन किया है ये जाने का काम। तो ये जाने का काम क्या है, ये दोनों व्यक्ति। ये दोनों व्यक्ति क्या होंगे, इस वर्ब एक्शन को अंजाम देने वाले व्यक्ति हैं, तो सब्जेक्ट कहलाते हैं, है ना। सब्जेक्ट कहलाते हैं, मतलब ये सब्जेक्टिव फॉर्म में होना चाहिए, नॉमिनेटिव फॉर्म में होना चाहिए। समझिए बात को। तो ये इस वर्ब से रिलेटेड नहीं था, ये वेंट टू का एक सब्जेक्ट था, तो सब्जेक्टिव फॉर्म में होना चाहिए, यानी नॉमिनेटिव फॉर्म में होना चाहिए। अनिल तो ठीक है अपना सब्जेक्टिव फॉर्म में है, मतलब नॉमिनेटिव फॉर्म में। मी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में दे रखा है, जो क्या होना चाहिए, सब्जेक्टिव फॉर्म में, जो आई होना चाहिए। तो अनिल एंड आई वेंट टू आवर नेटिव टाउन, ठीक है। कई बार कन्फ्यूजन होता है, देखो मैं एक रूल बता चुका हूँ कि 231 के फॉर्म में होना चाहिए, 231 फॉर्म में होना चाहिए, मतलब यहाँ पर सेकंड फॉर्म तो नहीं है, तो यहाँ पर क्या है, थर्ड पर्सन है और फर्स्ट पर्सन, मतलब थर्ड पर्सन अनिल है, फर्स्ट पर्सन मी है। मी की जगह पर आई क्यों होगा, क्योंकि वेंट टू का क्या है, ये सब्जेक्टिव फॉर्म में होना चाहिए, है ना, सब्जेक्ट होना चाहिए, तो आई होना चाहिए। तो इस सीक्वेंस में भी करेक्ट है कि पहले थर्ड वाला आया है फिर फर्स्ट वाला आया है। समझ गए बात को। चलिए ये भी देख लिए। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसमें। यहाँ दिया इफ़ आई वर हिम, अगर मैं उसके जगह पर होता, आई वुड हैव टॉट दोज चीट्स अ लेसन, तो मैं उन चीटर्स को, मतलब चीट्स को, चीट्स भी बोलते हैं, चीटर भी बोलते हैं धोखेबाज को, है ना, तो मैं उसको सबक सिखाया होता अगर मैं उसके जगह पर होता, है ना। तो वर है यहाँ पर, आई के लिए ही इस्तेमाल हुआ है। इफ़ आई वर हिम, उसके जगह पर होता। वर क्या है आपका, टू बी का ही एक फॉर्म है। इसके बाद जो भी आएगा प्रोनाउन वो किस फॉर्म में होना चाहिए, सब्जेक्टिव फॉर्म में, यानी नॉमिनेटिव फॉर्म में सब्जेक्ट की तरह होना चाहिए। तो हिम आपका ऑब्जेक्टिव है, जो कि ये गलत है। यहाँ क्या होना चाहिए, ही होना चाहिए, है ना। इफ़ आई वर ही आई वुड हैव टॉट दो चीट्स अ लेसन, मैं उसको सबक सिखाया होता, है ना। समझ गए बात को। अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। इसमें क्या देखें, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि टू बी का फॉर्म है इज़, आर, एम, वॉज, वर, बीन, बीइंग, बी। ये सारे के बाद जो भी प्रोनाउन आते हैं वो नॉमिनेटिव रूप में रहते हैं, और बाकी दूसरे वर्ब के बाद जो भी प्रोनाउन रहता है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है। यही नेक्स्ट रूल भी है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं, ये तो हम लोग पहले से जानते हैं, है ना, इसलिए तो इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। अब देखो वर्ब है और प्रीपोजिशन के बाद जो भी प्रोनाउन आता है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रहता है। इसके पहले देखे थे सब्जेक्टिव फॉर्म में रहता है, यानी नॉमिनेटिव फॉर्म में रहता है। किसके बारे में देखे थे, टू बी वाले फॉर्म को। टू बी वाले फॉर्म के बाद जो भी प्रोनाउन रहते हैं वो सब्जेक्टिव फॉर्म में रहते हैं, यानी नॉमिनेटिव फॉर्म में। लेकिन बाकी जितने सारे वर्ब होते हैं और प्रीपोजिशन होते हैं उसके बाद जो भी प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रहता है। क्लियर यहाँ तक। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन पे, डायरेक्टली चलते हैं। यहाँ पर पूछा है ही प्रोमिस्ड टू गेट इन टच, उसने प्रॉमिस किया कि हम मतलब कांटेक्ट में ही रहेंगे, टच में ही रहेंगे एक दूसरे के, विथ माई सेल्फ एज सुन एज ही हैड द इंफॉर्मेशन नीडेड। अब जरा बात करते हैं कि यहाँ पर एरर क्या है। देखो यहाँ पर आपको ढूंढना यह है कि प्रोनाउन कौन सा है। प्रोनाउन आपका ही यूज हुआ है, ये सब्जेक्टिव फॉर्म में है। क्यों सब्जेक्टिव फॉर्म में है, क्योंकि ये प्रॉमिस, मतलब क्या है, प्रॉमिस जो है ये क्या है, वर्ब है ना, और इस एक्शन, इस प्रॉमिस एक्शन को अंजाम देने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। तो ये सब्जेक्टिव फॉर्म में ही है, ही, है ना, ये बिल्कुल आपका सही है अपने जगह। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, माई सेल्फ। माई सेल्फ देखने की एक प्रोनाउन है, ये आया किसके बाद है, ये आया है प्रीपोजिशन विथ के बाद। तो अभी अभी देखें कि प्रीपोजिशन विथ के बाद आने वाला प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रहता है, और माई सेल्फ क्या है आपका, ये है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, है ना, पढ़ चुके हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर माई सेल्फ नहीं होगा, क्या होगा इसके बाद, विथ, मतलब प्रीपोजिशन के बाद आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होना चाहिए, और माई सेल्फ का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, मी होगा, है ना। तो यहाँ पर मी होना चाहिए था। तो यहाँ पर ध्यान देना, ही प्रोमिस्ड टू गेट इन टच विथ मी। क्लियर यहाँ तक। तो माई सेल्फ नहीं होगा, मी होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट टुक माई सेल्फ, देख लो, इट टुक माई सेल्फ, यहाँ पर देखो टुक है, एक वर्ब है, इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, ईट है। इट का सब्जेक्टिव फॉर्म यानी नॉमिनेटिव फॉर्म ईट ही होता है, यहाँ तक क्लियर है। फिर आपका आ गया यहाँ पर
प्रोनाउन माई सेल्फ है जो कि यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, जो कि बिल्कुल गलत है। क्या होना चाहिए यहाँ पर? ऑब्जेक्टिव फॉर्म। क्यों? क्योंकि ये टूक जो है आपका वर्ब है ना। तो अभी अभी देखें कि वर्ब और प्रीपोजिशन के बाद आने वाला प्रोनाउन क्या होता है? ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो क्या लिखोगे यहाँ पर? माई सेल्फ के बदले मी लिखोगे। तो यहाँ पर होगा इट टुक मी 4 months टू कन्विंस देम टू टेक दिस स्टेप। मतलब कोई कदम उठाने के लिए उस बंदे को, मतलब उन्हें, है ना, उन्हें कन्विंस करने के लिए मुझे कितने लग गए? 4 महीने लग गए। ठीक है, तो इट टुक मी होगा। तो वर्ब, मेन वर्ब के बाद आपका आता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट है आई हैव फाइनली मैनेज्ड टू कन्विंस माई पेरेंट्स टू अलाउ माई सेल्फ टू स्टडी अब्रॉड। ठीक, कि विदेश में पढ़ने के लिए अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए क्या करना पड़ा? आई हैव फाइनली मैनेज्ड, मतलब अंततः मैंने क्या किया? मैनेज कर लिया अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए कि वे मुझे अलाउ कर दें विदेश में पढ़ने के लिए, है ना। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर माई सेल्फ का इस्तेमाल हुआ है, देख लो। आई हैव फाइनली मैनेज्ड, आई हैव मैनेज्ड मतलब वर्ब है, इसका सब्जेक्टिव फॉर्म में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस वर्ब, कोई भी काम को करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है, जो कि आई यहाँ पर सब्जेक्टिव फॉर्म में है, जो कि सही है। अब यहाँ पर नेक्स्ट आया है माई सेल्फ, एक प्रोनाउन आया है माई सेल्फ आया है। इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ पर इस्तेमाल किया गया टू अलाउ मतलब वर्ब के बाद। और अभी अभी देखें कि वर्ब के बाद जो भी रहेगा आपका प्रोनाउन, वो किस फॉर्म में रहेगा? ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो माई सेल्फ की जगह पर क्या होना चाहिए? मी होना चाहिए। क्लियर? मी इसका ऑब्जेक्ट है। तो आई हैव फाइनली मैनेज टू कन्विंस माई पेरेंट्स टू अलाउ मी टू स्टडी अब्रॉड। समझ गए बात को? क्योंकि ये वर्ब के बाद आया है। ठीक, नेक्स्ट है आपका दे हैव इन्वाइटेड सुषमा एंड आई। अब देखो यहाँ पर फॉर द मीटिंग टू बी हेल्ड इन द नेक्स्ट मंथ, यहाँ पर बोला है दे हैव इन्वाइटेड। किसने इन्वाइट किया है? दे इन्वाइट किया है। तो इन्वाइट करने का काम कोई सब्जेक्ट करेगा, क्योंकि कोई भी एक्शन का अंजाम देने वाला व्यक्ति सब्जेक्ट ही होता है। तो दे यहाँ पर सब्जेक्टिव फॉर्म में, जो कि क्लियर है, सही है ना। किसको इन्वाइट किया? सुषमा एंड आई, है ना। सुषमा यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट बोलो चाहे ऑब्जेक्ट बोलो, क्योंकि कोई भी जो नाम होता है ना, वो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में सेम ही होता है। सुषमा एंड आई किस फॉर्म में है? सब्जेक्टिव फॉर्म में। लेकिन अभी देखें कि ये हैव इन्वाइटेड जो वर्ब है, वर्ब के बाद क्या आना चाहिए था? ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो सुषमा अपने जगह पर सही है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होता है किसी नाम का। फिर आई है, आई यहाँ पर सब्जेक्टिव फॉर्म में, जो कि ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हैव इन्वाइटेड वर्ब है और वर्ब के बाद आया है ये आई। तो आई किस में होगा? ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो आई की जगह पर मी लिखना पड़ेगा। तो क्या होगा? दे हैव इन्वाइटेड सुषमा एंड मी फॉर द मीटिंग टू बी हेल्ड इन द नेक्स्ट मंथ। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ तक आप समझ गए है ना। नेक्स्ट है यहाँ पर ऑल डाउट्स आर क्लियर्ड, सारे डाउट्स क्लियर कर दिए गए। बिटवीन यू एंड आई, अब बिटवीन यहाँ पर प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला प्रोनाउन किस में होना चाहिए? ये होना चाहिए ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है क्या? यू सब्जेक्टिव फॉर्म और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में सेम ही होता है। चलिए यहाँ तक सही है। आई यहाँ पर है नॉमिनेटिव केस में, मतलब कि सब्जेक्ट की तरह काम किया, जो कि ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होना चाहिए। तो आई की जगह पर मी होगा। तो पूरा सेंटेंस क्या होगा? ऑल डाउट्स आर क्लियर्ड बिटवीन यू एंड मी, है ना। तो अभी 2 रूल देखें। अभी थर्ड रूल जो देखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, लोग समझ नहीं पाते चीज़ों को। अब इस 2 रूल को मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। पहली बात इसमें यह है कि टू बी वाले फॉर्म जितने होते हैं, टू बी के फॉर्म जितने होते हैं, इसके बाद आने वाला प्रोनाउन और सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, यानी नॉमिनेटिव प्रोनाउन रहेगा। बाकी जितने सारे वर्ब होते हैं टू बी को छोड़कर, और प्रोनाउन ने प्रीपोजिशन को, है ना, प्रीपोजिशन और बाकी जितने सारे वर्ब होते हैं टू बी को छोड़कर, उसके बाद आने वाला प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में रहता है। यही देखे थे इस रूल को। तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जो है ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, और वर्ब यानी टू बी को छोड़कर बाकी जितने वर्ब है और प्रीपोजिशन है, उसके बाद आने वाला प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रहता है। क्लियर? तो मुझे नहीं लगता यहाँ तक किसी को कोई डाउट रहेगा। अगर कोई डाउट है तो वीडियो को रिपीट करके आप देख सकते हो। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट रूल किस तरीके से इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर बोल रहा है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पहचानना आपको सीखना है। कि कैसे सीखोगे? कि कौन सब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा, कौन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है इसमें,
और ये तब कन्फ्यूजन क्रिएट होता है जब दो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट एक साथ यूज होते हैं, है ना, अभी देखेंगे हम लोग। तो सब्जेक्ट किसको कहते हैं भाई, ये हु का, है ना, हु का रिप्लाई जो देता है वो कहलाता है सब्जेक्ट, और whom और व्हाट का रिप्लाई जो देता है वो कहलाता है ऑब्जेक्ट। इसके ऊपर हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ना। तो सब्जेक्ट मतलब काम करने वाला व्यक्ति, और जिस काम का जो असर पड़ता है उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट। उतना ज़्यादा डिटेल नहीं जानना है, अभी से ये जानो कि काम करने वाला व्यक्ति सब्जेक्ट कहलाता है, और ऑब्जेक्ट क्या है, किसको और क्या क्या रिप्लाई होता है। ठीक है, अब ज़रा बात करते हैं। देखो समझ जाओगे, बहुत आसान है। ये मत समझना कि ये रूल पढ़ने में कॉम्प्लेक्स लग रहा है सर, तो आगे भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, बिल्कुल नहीं। अब बहुत अच्छे तरीके से स्मूथली समझ जाओगे। यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, यहाँ बोला है माई फादर फॉरबिड यू एंड आई टू प्ले इन द सन, मतलब धूप में मेरे पिताजी ने मना किया है खेलने से, है ना, किसको, तुम्हें और मुझे, यू एंड मी। अब आप सोचोगे कि ये गलत क्यों है, देखते हैं यहाँ पर क्या बोल रहा है। सबसे पहली बात समझो, ये फॉरबिड है, मना किया, है ना, फॉरबिड है। फॉरबिड आपका क्या है, वर्ब है। वर्ब को अंजाम देने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, सब्जेक्ट। तो माई फादर यहाँ पर सब्जेक्ट है। चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब ज़रा देखिए, सब्जेक्ट यहाँ पर क्लियर है, तो यू एंड आई क्या है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। इतना तो पहचान गए कि क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट है तो यू जो है ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस में सेम रहता है, यू ही। आई क्या है, आई सब्जेक्ट है ना, आई सब्जेक्टिव फॉर्म में है। तो जब यू एंड मी ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट होना चाहिए, इस फॉरबिड वर्ब का ऑब्जेक्ट होना चाहिए, है ना। ऑब्जेक्ट कैसे, क्योंकि ये किसको और क्या का रिप्लाई है। मेरे पिताजी ने किसको मना किया, तो यू एंड आई को। तो यू एंड आई क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्लियर। कौन मना किया, माई फादर। तो माई फादर सब्जेक्ट है, जो कि बिल्कुल अपने जगह सही है। किसको किया, यू एंड मी को किया, तो ये ऑब्जेक्ट है। किस वर्ब का, फॉरबिड वर्ब का। तो ये ऑब्जेक्ट होना चाहिए, यू एंड आई। यू तो ऑब्जेक्ट है अपने जगह पर, आई ऑब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं है, है ना, ये सब्जेक्टिव फॉर्म में होना क्या चाहिए, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। क्यों होना चाहिए, क्योंकि यू एंड आई ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो आई को भी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होना पड़ेगा, इसलिए आई की जगह पर मी होगा, है ना। तो माई फादर फॉरबिड यू एंड मी टू प्ले इन द सन। क्लियर है यहाँ तक। फिर से दोहरा देता हूँ। देखो पहले वर्ब को पकड़ो, फॉरबिड आपका वर्ब है, इस वर्ब का सब्जेक्ट माई फादर है, ऑब्जेक्ट कौन है, यू एंड आई। क्यों, क्योंकि एक किसको का रिप्लाई है ना, किसको मना किया, यू एंड आई को। तो ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है तो यू ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, जो कि सही है। आई ऑब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं है, ये नॉमिनेटिव फॉर्म में है। होना क्या चाहिए, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होना चाहिए, तो आई की जगह पर मी होगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर से देखो यहाँ पर आप पकड़ो कि वर्ब कौन है। देखो यहाँ पर दे रखा है द प्रिंसिपल अलाउड शी एंड आई टू टेक रेस्ट इन द कॉमन रूम। कॉमन रूम में प्रिंसिपल ने हम लोगों को अलाउ किया रेस्ट लेने को। देखो कौन अलाउ किया, प्रिंसिपल। तो कौन का रिप्लाई है, प्रिंसिपल, जो कि आपका सब्जेक्ट है। ये कौन का रिप्लाई भी है, आप तो इस तरीके से भी सोच सकते हो, अलाउ किया मतलब इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, द प्रिंसिपल। ठीक है, ऑब्जेक्ट कौन है, शी एंड आई, मतलब किसको अलाउ किया, शी एंड आई को। तो ये किसको का रिप्लाई कौन देता है, ऑब्जेक्ट देता है। अगर उस तरीके से नहीं याद रख सकते तो समझो कि इस वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है, शी एंड आई, है ना, ये कॉमन सी बात है। तो ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। तो शी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, शी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म भाई हर होता है, और आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, मी होता है। समझ गए बात को, क्योंकि ये पार्ट जो है ये ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ऑब्जेक्ट के जगह पर हम सब्जेक्ट कैसे लिख देंगे, है ना। तो शी की जगह पर हर होगा, आई की जगह पर मी होगा। तो ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा द प्रिंसिपल अलाउड हर एंड मी टू टेक रेस्ट इन द कॉमन रूम। सही है यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दे रखा है द टीचर हैज़ एडवाइज्ड वी स्टूडेंट्स टू कम अर्ली, है ना। टीचर ने एडवाइस किया कि मतलब हम सभी स्टूडेंट्स को कि जल्दी आना है। अब देखो हैज़ एडवाइज्ड यहाँ पर क्या है, वर्ब है। किसने एडवाइस दिया भाई, टीचर ने। तो टीचर हो गया यहाँ पर सब्जेक्ट, जो कि यहाँ पर सब्जेक्ट ही होना चाहिए, जो कि सही है। किसको किया, हम स्टूडेंट्स को, वी स्टूडेंट्स। तो किसको, मतलब ये ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अब यहाँ पर गौर करो,
स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स तो सही है, अपने जगह पर ऑब्जेक्ट है ना, और स्टूडेंट्स के लिए सब्जेक्ट भी स्टूडेंट्स ही है, ऑब्जेक्ट भी स्टूडेंट है। प्रोनाउन की बात करें तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज हो जाता है, नाउन चेंज नहीं होता, है ना। अब देखो यहाँ पर है वी, वी जो है ये ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ये ऑब्जेक्ट है क्या, नहीं है, क्या है ये सब्जेक्टिव फॉर्म में यानी नॉमिनेटिव फॉर्म में। अब होना क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, वी का अस होता है ना। तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा आपको, द टीचर हैज़ एडवाइज्ड अस स्टूडेंट्स टू कम अर्ली। समझे, क्योंकि आप अगर देखोगे स्पोकन इंग्लिश में तो वी स्टूडेंट्स है ना, वी स्टूडेंट्स आर डूइंग दिस दैट, ऐसे करके हम लोग बात करते हैं। तो वी स्टूडेंट्स करके हम स्टूडेंट्स ऐसा करके दिमाग में बैठा रहता है, लेकिन चेंज हो जाता है कई बार। सेम तरीके के कॉन्सेप्ट देखेंगे यहाँ पर, वी नहीं अस नहीं वी हो जाएगा, कैसे होगा ये भी हम लोग देखेंगे। तो वही चीज़ आपको समझना है कि वर्ब पकड़ेंगे, हैज़ एडवाइस्ड है, इसका सब्जेक्ट है द टीचर, ये बिल्कुल ही सही है, इसका ऑब्जेक्ट है वी स्टूडेंट्स, यहाँ तक सही है स्टूडेंट्स। वी यहाँ पर होना चाहिए ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट होना चाहिए पूरा पार्ट, तो वी की जगह पर होना चाहिए अस। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर क्या दे रखा है, कौन सा सेंटेंस। यहाँ पर है द टीचर हैज़ सेड दैट, टीचर ने कहा, किसने कहा, हैज़ सेड ये वर्ब है, किसने कहा, टीचर ने कहा, दैट ये कंजंक्शन है, फिर अस स्टूडेंट्स मस्ट अटेंड द सेमिनार। अब देखो इस हैज़ सेड का ऑब्जेक्ट नहीं अस स्टूडेंट्स, सेंटेंस का दो पार्ट है, ध्यान से समझो, द टीचर हैज़ सेड, नेक्स्ट है अस स्टूडेंट्स मस्ट अटेंड द सेमिनार, ये दो पार्ट है ना, दो पार्ट है। हैज़ सेड वर्ब का यहाँ पर सब्जेक्ट है द टीचर, इसका ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है। अस स्टूडेंट्स मस्ट अटेंड द सेमिनार, है ना। अब ये सेकेंड पार्ट जो सेंटेंस का है, इसमें जो मस्ट अटेंड है वर्ब, इस वर्ब का सब्जेक्ट है ये अस स्टूडेंट्स, बात समझ रहे हो। तो मस्ट अटेंड जो है वर्ब, इसका सब्जेक्ट है अस स्टूडेंट्स, तो सब्जेक्टिव फॉर्म में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। तो अस के जगह पर यहाँ पर क्या है, अस ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, जो कि गलत है। इस मस्ट स्टूडेंट, क्या बोल रहा हूँ यार, मस्ट अटेंड जो है वर्ब है, और इस वर्ब का सब्जेक्ट होना चाहिए अस स्टूडेंट्स, तो सब्जेक्ट तो है नहीं, अस आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, और इस अस के जगह पर आपका होना चाहिए वी। तो समझ रहे हो बात को, इस सेंटेंस में यहाँ पर आ गया था अस स्टूडेंट्स, यहाँ पर आ गया है वी स्टूडेंट्स। क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर हैज़ एडवाइस्ड का ऑब्जेक्ट था ये, और नेक्स्ट सेंटेंस में है मस्ट अटेंड का सब्जेक्ट है अस स्टूडेंट्स, जो कि अस नहीं होगा, वी स्टूडेंट्स होगा। समझ गए बात को। तो इसी तरीके से आपको कैच करना है कि कौन कहाँ पर सब्जेक्ट की तरह आ रहा है, कौन कहाँ पर ऑब्जेक्ट की तरह आ रहा है। अगर सब्जेक्ट की तरह आ रहा है तो वहाँ पर किसका यूज होगा, नॉमिनेटिव केस का, और अगर ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है तो वहाँ पर होगा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, है ना। समझ गए इतना दूर। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो नेक्स्ट भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, देखो ध्यान से। यहाँ पर क्या है, द कोर्ट हैज़ सेंटेंस्ड द टू कल्प्रिट्स रोहन एंड ही। अब हैज़ सेंटेंस्ड यहाँ पर क्या है, मतलब जो भी सुनाया, सज़ा सुनाया, किसने, कोर्ट ने। यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, ये यहाँ पर सब्जेक्ट है हैज़ सेंटेंस्ड का, किसको, टू कल्प्रिट्स को। वो टू कल्प्रिट्स कौन कौन है भाई, दोषी कौन कौन है, रोहन एंड ही। तो ये कल्प्रिट्स क्यों है, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि इसको ये बोलते हैं कॉमा वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, इसके बाद जो भी आता है इसको बोलते हैं अपोजिशन वाला नाउन या प्रोनाउन, है ना। तो टू कल्प्रिट्स है रोहन एंड ही, तो यहाँ पर टू कल्प्रिट्स आपका ऑब्जेक्ट था, किसका, हैज़ सेंटेंस का। किसको सेंटेंस्ड किया, किसको सज़ा सुनाया, टू कल्प्रिट्स को। तो किसको का रिप्लाई होता है क्या, ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट होना चाहिए। रोहन अपने जगह पर ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट भी है ना, क्योंकि ये नाउन है, और नाउन अपने जगह पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम रहता है। प्रोनाउन की बात करें तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होना चाहिए ही, है ना, जबकि यहाँ पर क्या है, ही सब्जेक्टिव फॉर्म में है, नॉमिनेटिव फॉर्म में है, इसलिए यहाँ पर ये गलत है। क्या होना चाहिए, ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगा आपका हिम, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, द कोर्ट हैज़ सेंटेंस्ड द टू कल्प्रिट्स रोहन एंड हिम। बात क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर ये था आपका एक्टिव सेंटेंस। अब इसी का अगर पैसिव देखते हैं तो चेंज हो जाता है क्राइटेरिया। क्या चेंज हो जाता है, कैसे देखते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको देखना है कि कौन सा वर्ब है, उसका सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। अगर वहाँ पर सब्जेक्ट जो है
सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्टिव फॉर्म में होगा, मतलब नॉमिनेटिव फॉर्म में, और ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रहेगा। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर क्या दे रखा है, द टू कल्प्रिट्स रोहन एंड हीम हैव बीन सेंटेंस्ड बाय द कोर्ट, कोर्ट के द्वारा सेंटेंस्ड किया गया। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है बाय द कोर्ट, है ना, बाय है, मतलब बाय का द कोर्ट क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, प्रेपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट है। इतना तुम लोग पहले भी देखते आ चुके हैं, पिछले क्लास में भी देखे थे। यहाँ पर हैव बीन सेंटेंस्ड है ना, किसको सेंटेंस्ड किया गया, किसको सज़ा सुनाया गया, तो टू कल्प्रिट्स को, रोहन एंड हीम को। तो रोहन और हीम क्या है, हैव बीन सेंटेंस्ड वर्ब का सब्जेक्ट है भाई, सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर ये हीम सब ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कैसे रहेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा आपको, द टू कल्प्रिट्स रोहन एंड ही, देख रहे हो यहाँ पर था रोहन एंड हीम, यहाँ पर आ गया है रोहन एंड ही। कैसे कैसे चेंज होता है, आप बात समझ रहे हो। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली कैच करना है कि कौन सा वर्ब है, अगर उस वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्टिव फॉर्म में यानी नॉमिनेटिव फॉर्म में होना चाहिए, उसका जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होना चाहिए, बस बात खत्म, है ना। तो फिर से देख लो इसको क्या कहते, कैसे पहचानते हैं, एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूँ सारे चीज़ को। यहाँ पर है फॉरबिड, जो कि यहाँ पर फॉरबिड क्या है, वर्ब है, वर्ब का सब्जेक्ट माई फादर है, ऑब्जेक्ट क्या है यू एंड आई। तो यू एंड आई पूरा का पूरा क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो आई, यू तो सही है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी होगा। नेक्स्ट है आपका द प्रिंसिपल अलाउड, अलाउ किया किसने, प्रिंसिपल, ये वर्ब है, प्रिंसिपल आपका सब्जेक्ट है, ये सी एंड आई क्या है, ऑब्जेक्ट है इस अलाउ वर्ब का। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो शी का ऑब्जेक्ट होता है हर, और आई का ऑब्जेक्ट होता है मी। फिर द टीचर हैज़ एडवाइस्ड जो है वर्ब, इसका द टीचर यहाँ पर सब्जेक्ट है जो कि सही है, वी स्टूडेंट्स को, है ना, किसको, वी स्टूडेंट्स को, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होना चाहिए, तो वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म अस हो जाएगा। फिर द टीचर हैज़ सेड, ये एक पार्ट है, हैज़ सेड का सब्जेक्ट यहाँ पर ये है, ऑब्जेक्ट इसका कुछ भी नहीं है। फिर अस स्टूडेंट्स मस्ट अटेंड द सेमिनार। अब देखो यहाँ पर क्या है, अस स्टूडेंट्स मस्ट अटेंड द सेमिनार, सेकेंड पार्ट में अगर देखें तो मस्ट अटेंड जो वर्ब है इसका सब्जेक्ट होना चाहिए अस स्टूडेंट, तो ये सब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं है, अस है ना, जो कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, अस का होना चाहिए वी, तो यहाँ पर होगा वी स्टूडेंट्स मस्ट अटेंड द सेमिनार, ठीक है। फिर द कोर्ट हैज़ सेंटेंस्ड, किसने सेंटेंस्ड किया, कोर्ट ने, तो कोर्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस में देखोगे तो हैव बीन सेंटेंस्ड जो है ये वर्ब है, इस वर्ब का सब्जेक्ट रोहन एंड हीम है, लेकिन बाय का ऑब्जेक्ट है द कोर्ट, है ना, तो द कोर्ट यहाँ पर ऑब्जेक्ट था। अब देखेंगे कि इसका सब्जेक्ट कौन है, रोहन एंड हीम, तो सब्जेक्ट के जगह पर यहाँ पर हीम कैसे लिख दोगे, यहाँ पर ही होगा नॉमिनेटिव फॉर्म में, है ना, हीम तो ऑब्जेक्टिव हो जाता है। यहाँ पर हैज़ सेंटेंस जो था इसका था द कोर्ट सब्जेक्ट, टू कल्प्रिट्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट था और वो ऑब्जेक्ट थे रोहन एंड ही, तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ये सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखा हुआ है ही, इसलिए यहाँ पर होगा हीम। क्लियर यहाँ तक। अब 197th रूल देखते हैं, एक्सेप्ट है ना, एक्सेप्ट और बट दोनों का एक ही अर्थ होता है ना। बट को हम लोग लेकिन कहते हैं, लेकिन इसका एक और मीनिंग होता है के सिवाय, है ना, इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है कई बार, देख लेते हैं यहाँ पर क्या है, दोनों का सेम मीनिंग होता है के सिवाय, मतलब के अलावा, है ना, बोलते हैं ऐसा हम लोग, के अलावा। तो कब कैसा इसका मीनिंग चेंज होता है ये यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर लेकिन वाले फॉर्म में नहीं देखेंगे, के सिवाय के मीनिंग वाला देखेंगे। बट का दो मीनिंग होता है, के सिवाय और लेकिन, लेकिन वाला यहाँ पर नहीं देखने जा रहे हैं हम लोग, के सिवाय के जैसा देखने जा रहे हैं। देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है कि एक्सेप्ट के बाद प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही रहता है, सब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं रहेगा। तो यहाँ पर है एक्सेप्ट ही नोबडी कुड आंसर दिस क्वेश्चन, और फिर कुड आंसर द क्वेश्चन के आंसर को किसी ने नहीं दे पाया उसके अलावा, है ना। अब देखो एक्सेप्ट के बाद अभी भी देखें कि प्रोनाउन होना चाहिए ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, लेकिन यहाँ पर ही दे रखा है जो कि यहाँ पर बिल्कुल गलत है ना। क्यों, क्योंकि ये सब्जेक्टिव फॉर्म में है, नॉमिनेटिव फॉर्म में है। क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हीम होना चाहिए, तो यहाँ पर हीम होगा। एक्सेप्ट हीम नोबडी कुड आंसर द क्वेश्चन। क्लियर यहाँ तक। तो इस एक्सेप्ट वाले रूल को ध्यान रखना कि एक्सेप्ट के बाद प्रोनाउन कौन से फॉर्म में रहता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। अब बट में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, क्यों, क्योंकि ये कई बार
कंजंक्शन का भी काम करता है लेकिन जैसा, और कई बार प्रेपोजिशन जैसा भी काम करता है। ठीक है, अब ज़रा बात करते हैं। देखो कंजंक्शन मतलब कंजंक्शन लेकिन वाले सेंस में देता है और के सिवाय के सेंस में भी देगा, और प्रेपोजिशन की तरह भी काम करता है। देखते हैं क्या है यहाँ पर। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, बहुत सारे बुक में आपको नहीं मिलेगा ये चीज़, है ना। तो इसको ध्यान में आपको रखना है कि ये सारे जो वर्ड्स यहाँ पर दे रखे हैं, है ना, ऑल है, नन है, एनीवेयर है, एनीबडी है, एनी है, एनीवन है, एवरीवन है, नो है, एवरीथिंग है, एवरीबॉडी है, नोबडी है, नथिंग है, एवरी है। आपको सुनने में एक जैसा नहीं लग रहा है? ये सारे वर्ड एक ही जैसे लग रहे हैं ना। तो आपको ध्यान में रखना है कि इनमें से किसी के भी बाद बट अगर आ जाए तो वह प्रीपोजिशन का काम करता है, जिसका अर्थ होता है एक्सेप्ट, मतलब के सिवाय, है ना। इसका अर्थ क्या होता है? के सिवाय। कब? जब ये सारे वर्ड के बाद बट का इस्तेमाल हो, तो ये जो बट है इसका अर्थ हो जाता है के सिवाय, और इसके बाद जो भी प्रोनाउन आता है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रहेगा। ठीक है, अब ज़रा बात करते हैं, देख लो क्या है यहाँ पर, कहने का क्या मतलब है। यहाँ पर ध्यान रखना इस चीज़ को, इसको याद रखना, है ना। एक दो बार पढ़ लेना, ये बहुत भारी भरकम चीज़ नहीं, याद रखना है इसको। इसके बाद देखो यहाँ पर सेंटेंस क्या दिया, ऑल ऑफ देम हैव पास्ड बट आई। यहाँ पर क्या दिया है कि हर कोई पास कर गया सिवाय मेरे छोड़कर, है ना, मेरे अलावा हर कोई पास कर गया। ऑल है यहाँ पर, ऑल देख रहे हो यहाँ पर ऑल है। ऑल के बाद यहाँ पर बट का इस्तेमाल हुआ है सर। बट के बाद जो भी प्रोनाउन यूज होगा ये किस फॉर्म में रहेगा? ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो आई यहाँ पर सब्जेक्टिव फॉर्म में यानी नॉमिनेटिव फॉर्म में, जो कि गलत है। क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? मी का इस्तेमाल करना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म का। यहाँ तक क्लियर है? फिर यहाँ पर क्या देखो, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन टू एनीबडी बट ही, मतलब तुम अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हो किसी से भी सिवाय उसको छोड़ करके आप किसी को भी अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो, यही बोल रहा है। यहाँ पर देखो बट का इस्तेमाल हुआ है के सिवाय के अर्थ में, मतलब उसके छोड़कर, है ना, उसके अलावा, उसके सिवाय। अब यहाँ पर क्या पढ़े अभी कि बट का इस्तेमाल अगर यहाँ पर के सिवाय के अर्थ में होता है ना, और उसके बाद अगर कोई प्रोनाउन आता है तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रहता है। तो ही आपका नॉमिनेटिव फॉर्म में है, जो कि बिल्कुल गलत है। क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, इसलिए यहाँ पर हिम होगा, है ना। ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम हो जाता है। तो यहाँ पर होगा कि यू कैन आस्क योर क्वेश्चन टू एनीबडी बट हिम, मतलब उसके अलावा आप किसी को भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। समझ गए? तो कई लोगों को इसका मीनिंग नहीं पता होगा, आज समझ गए कि इस तरीके के सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है। बट के बाद अगर कोई ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आता है तो उसका मीनिंग क्या होता है। फिर से एक बार मैं दोहरा देता हूँ, ऑल ऑफ देम हैव पास्ड बट मी, इसका अर्थ हुआ कि हर कोई पास कर गया सिवाय मेरे। यू कैन आस्क योर क्वेश्चन टू एनीबडी बट हिम, मतलब उसको छोड़कर, उसके अलावा, उसके सिवाय आप अपने क्वेश्चन को किसी भी पर्सन से पूछ सकते हो। क्लियर? अब सेम कन्फ्यूजन यहाँ पर क्रिएट होता है। देखो कैसे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। यहाँ पर बोला है परंतु इस अर्थ में, मतलब के सिवाय वाले अर्थ में भी अगर बट वर्ब के पहले आए तो वह कंजंक्शन माना जाएगा और उसके बाद प्रोनाउन नॉमिनेटिव फॉर्म में रहेगा। देख लो भाई, अब यहाँ पर नॉमिनेटिव केस वाला लोचा हो गया है ना थोड़ा सा। क्या है यहाँ पर दिक्कत, क्या है? देखो यहाँ पर बोला है कि बट के तुरंत बाद अगर आता है कोई भी प्रोनाउन तो वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रहेगा। इस चीज़ को ध्यान रखोगे, बट के बाद कोई भी तुरंत अगर आता है प्रोनाउन तो वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रहता है। लेकिन आपको ध्यान क्या देना है, इस चीज़ को समझो। ध्यान ये देना है, यहाँ पर क्या ध्यान दोगे, आपको क्या ध्यान देना है देख लो। मैं सिंपल अर्थ में इसको अगर समझाऊँ तो इसका अर्थ ये है कि ये सारे वर्ड जो है ऑल, एवरीवन, एवरीबॉडी, है ना, एवरी, नो वन, नो, ये सारे जो वर्ड हम लोग देखे, इसके बाद बोला था बट का इस्तेमाल, जो पिछले वाले रूल में देखे। बट सेम तरीके से यहाँ भी इस्तेमाल हुआ है, लेकिन पिछले वाला और इसमें थोड़ा सा फ़र्क है कि ये जो आपका हर है ना, ये जो आपका हर है और यहाँ पर शी है ना, ये सारे जो इस्तेमाल हुए हैं ये किसी वर्ब के, कोई वर्ब के बीच और बट के बीच हुआ है। ध्यान दो, समझाने का क्या मतलब है। देखो इस पूरे सेंटेंस का ये मीनिंग है कि ऑल और एवरीवन के बाद तो यहाँ पर बट का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन जो यहाँ पर प्रोनाउन है,
ये किसी वर्ब के बीच और बट के बीच इस्तेमाल हुआ है। पिछले रूल में अगर देखेंगे तो वो किसी वर्ब, यहाँ पर जो भी इस्तेमाल हुआ है आई, और यहाँ पर मी का इस्तेमाल हुआ था, यहाँ पर हिम का इस्तेमाल हुआ था, ये किसी वर्ब और बट के बीच नहीं था, ये सिंपली बट के बाद था, है ना, ये सिंपली बट के बाद था। लेकिन नेक्स्ट रूल बोल रहा है कि अगर किसी वर्ब के बीच, मतलब वर्ब और बट के बीच अगर कोई प्रोनाउन इस्तेमाल होता है तो वह किस फॉर्म में रहेगा, वो रहेगा आपका सब्जेक्टिव फॉर्म में, यानी नॉमिनेटिव फॉर्म में। क्लियर है यहाँ तक? तो इसी चीज़ को यहाँ पर समझना है। जैसे देखो, और मीनिंग दोनों का सेम है, उसका मीनिंग क्या है, के सिवाय। देख लो यहाँ पर क्या बोला है, ऑल बट हर केम टू अटेंड द पार्टी, मतलब हर कोई आ गया उसको छोड़ करके पार्टी अटेंड करने, है ना। अब यहाँ पर क्या है, ये जो हर का इस्तेमाल हुआ है ये बट के बीच इस्तेमाल हुआ है और केम के बीच, यानी बट के बीच इस्तेमाल हुआ है और एक वर्ब के बीच। तो इस तरीके का जब भी इस्तेमाल हो तो जान जाना एक चीज़ कि यहाँ पर ये नॉमिनेटिव फॉर्म में रहेगा। तो हर आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, जो कि होना चाहिए सब्जेक्टिव फॉर्म में शी। क्लियर है यहाँ तक? अब फिर से देखो सेम सेंटेंस को किस तरीके से लिखा गया, ऑल केम टू अटेंड द पार्टी बट हर। अब यहाँ पर बताओ कि हर का जो इस्तेमाल हुआ है ये सिंपली बट के बाद हो गया, जो पिछले रूल को सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो पिछले रूल बताया था कि ऑल के बाद जब भी बट का इस्तेमाल हो और उस बट के बाद जो भी प्रोनाउन का इस्तेमाल होगा वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा, जो कि यहाँ पर बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर ये जो हर है, मतलब ऑब्जेक्टिव में है, ये सही क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये किसी वर्ब और बट के बीच है। तो आपको ध्यान रखना है कि किसी वर्ब और बट के बीच जो भी प्रोनाउन इस्तेमाल होगा, है ना, वो किस में होना चाहिए, वो होना चाहिए नॉमिनेटिव फॉर्म में, यानी सब्जेक्टिव फॉर्म में। समझ गए बात को? फिर से देखते हैं नेक्स्ट वाला कि एवरीवन इज़ विलिंग टू गो टू द पिकनिक बट शी। अब ये गलत कैसे है, क्योंकि अभी देखे थे कि एवरीवन के बाद यहाँ पर बट आया है और बट के तुरंत बाद यहाँ पर क्या आया है, प्रोनाउन आया है, जो कि होना चाहिए ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पिछले रूल के हिसाब से। तो बट के जगह पर शी जो है वो कैसे होगा, क्योंकि ये सब्जेक्टिव फॉर्म में है, इसलिए यहाँ पर हर होगा, जो कि बिल्कुल सही है। अब जरा देखो यहाँ पर बोला है कि शी देख रहे हो यहाँ पर, ये बट के बीच इस्तेमाल हुआ है, इज़ विलिंग जो वर्ब है इसके बीच इस्तेमाल हुआ है ना। तो बट और इज़ विलिंग मतलब वर्ब के बीच इस्तेमाल हुआ है, इसलिए इसको किसके फॉर्म में होना चाहिए, नॉमिनेटिव फॉर्म में। तो दोनों तरह के यहाँ पर एग्जांपल मैं ले लिया हूँ ताकि आप समझ पाओ अच्छे से, समझ गए। तो इस बट वाले में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। यहाँ पर बट का मीनिंग होता है के सिवाय। इसका मीनिंग समझ लो, देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, एवरीवन इज़ विलिंग टू गो टू पिकनिक बट हर, मतलब हर कोई इच्छुक है पिकनिक पे जाने को उसको छोड़कर, उसके अलावा, है ना, हर के अलावा, हर के सिवाय, सब कोई क्या है, इच्छुक है पिकनिक पर जाने को। इसका भी सेम मीनिंग देता है ना, एवरीवन बट शी इज़ विलिंग टू गो टू पिकनिक। ठीक है, कि हर कोई पिकनिक जाने को क्या है, विलिंग है, मतलब इच्छुक है, सिवाय उसके। तो इसका मीनिंग भी आप समझ गए। यहाँ पर क्या था कि बट के तुरंत बाद आया था, इसलिए ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। सब्जेक्टिव फॉर्म में कब होता है, सब्जेक्टिव फॉर्म में तब होता है जब बट और किसी वर्ब के बीच इस्तेमाल होता है प्रोनाउन का, तो वो सब्जेक्टिव फॉर्म में होता है। नहीं समझे तो इस रूल को बार बार देख लेना। ये दोनों तरह के सेंटेंस में मैं ये समझाने की कोशिश की हूँ कि पिछले रूल में क्या था और इस रूल में क्या कहना चाह रहा है। पिछले रूल में ये था कि बट के बाद अगर तुरंत कोई प्रोनाउन आता है तो वह होता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, लेकिन अगर बट और किसी वर्ब के बीच कोई प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है तो वो होता है आपका सब्जेक्टिव फॉर्म में, ना कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। क्लियर है यहाँ तक? फिर देखते हैं यहाँ पर देन और एज के बाद आने वाला प्रोनाउन में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। देख लो, देन और एज के बाद, ये सारे रूल आपको सारे बुक्स में नहीं देखने को मिलेंगे, है ना, तो ध्यान देना इस चीज़ को। अब इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए कि देन और एज, अब सिंपल सी बात है कि देन और एज का इस्तेमाल कहाँ करते हैं हम लोग, किसी दो चीज़ों के बीच कंपेयर कर रहे होते हैं वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं ना। तो इस कंडीशन में आपको क्या ध्यान में रखना है कि आपको बस इतना सा सोचना है कि वो जो प्रोनाउन, उसके बाद जो प्रोनाउन आया है ना, मतलब देन और एज के बाद जो प्रोनाउन आया है तो उसका कंपैरिजन सब्जेक्ट से हो रहा है या फिर किसी ऑब्जेक्ट से हो रहा है। अगर सब्जेक्ट से हो रहा है तो वो प्रोनाउन हो जाएगा आपका सब्जेक्टिव फॉर्म में, यानी नॉमिनेटिव फॉर्म में, और ऑब्जेक्ट के
से कंपेयर कर रहे हैं, है ना, उस सेंटेंस में जो भी वर्ब होगा उसके ऑब्जेक्ट से अगर कंपेयर कर रहे हैं तो वहाँ जो प्रोनाउन इस्तेमाल होगा वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रहेगा। बात समझ गए? देखो, नहीं समझे तो एग्जांपल में बहुत अच्छे तरीके से आप समझ जाओगे। यहाँ पर क्या बोल रहा है, माई ब्रदर इज़ एज इंटेलिजेंट एज हिम। क्या कहने का मतलब है, कंपेयर कर रहा है किसको, इज़ एज इंटेलिजेंट एज, ये कंपैरिजन वाला पार्ट है। किससे कंपेयर कर रहा है, माई ब्रदर को, किससे, उससे, है ना। तो माई ब्रदर क्या है, माई ब्रदर जो है ये यहाँ पर सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्टिव फॉर्म में है, इतना तो पकड़ पा रहे हो, है ना। कौन इंटेलिजेंट है ना, तो माई ब्रदर, ठीक है। किससे, हिम से, तो किससे का रिप्लाई देता है मतलब ऑब्जेक्ट का, है ना। तो इस चीज़ को आपको देखना है। यहाँ पर देखो ध्यान से, फिर से मैं समझा देता हूँ, लगता है मैं कुछ एक्स्ट्रा बातें बोल गया यहाँ पे। आपको ध्यान ये देना है, यहाँ पर देखना है कि कंपैरिजन किन दो चीज़ों के बीच हो रहा है। अगर सब्जेक्ट सब्जेक्ट के बीच हो तो दोनों जगह सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच हो तो दोनों जगह ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर दे रखा है इज़ इंटेलिजेंट, इज़ एज इंटेलिजेंट एज, कंपेरिजन वाला पार्ट है किससे, माई ब्रदर से। माई ब्रदर यहाँ सब्जेक्ट है, तो आने वाला जो प्रोनाउन होगा वो भी क्या होगा, सब्जेक्टिव फॉर्म में। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, ही इज़। अब यहाँ पर इज़ का इस्तेमाल क्यों करना जरूरी है, ये मैं नोट में लिखवा दिया हूँ यहाँ पर, तो ध्यान देना इस चीज़ को। यहाँ पर बोल रहा है माई ब्रदर इज़ एज इंटेलिजेंट एज ही इज़। ही क्यों हुआ, हिम क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर दो सब्जेक्ट के बीच कंपैरिजन है। क्लियर? क्योंकि यहाँ पर देखो, ये जो कंपैरिजन वाला पार्ट है ये किसके बीच कर रहा है, माई ब्रदर से, है ना। माई ब्रदर को आप चेंज तो नहीं कर सकते, है ना, उसको ऑब्जेक्ट तो नहीं बना सकते, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्टिव वाला प्रोनाउन भी यहाँ पर होगा, है ना। अब देखो नेक्स्ट, देखो यहाँ पर बोला आई हैव नॉट सीन सच अ फूल एज ही। अब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपको लग रहा होगा कि आई और ही के बीच कंपैरिजन है ना, आई और ही के बीच कंपैरिजन है, तो फिर यहाँ पर हीम कैसे आ गया, ये गलत क्यों हो गया। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर जो कंपैरिजन हुआ है ना, एज करके जो कंपैरिजन किया गया है ये आई से नहीं किया गया है भाई। हीम का जो कंपैरिजन हुआ है, ही का जो कंपैरिजन हुआ है, ये आई से कंपेयर नहीं हुआ है, यहाँ पर किसी फूल से कंपेयर हुआ है। वही तो सोचने वाली बात थी। यहाँ पर देखो, आई हैव नॉट सीन, आई हैव नॉट सीन, यहाँ पर ये आई सब्जेक्ट का काम कर रहा है कि मैंने ऐसा कभी नहीं देखा, है ना। कैसा, मूर्ख, सच अ फूल, मतलब ऐसा मूर्ख नहीं देखा जैसा वो है ना। अब यहाँ पर क्या दिक्कत है, ये जो ही का इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर कंपैरिजन किया गया ही को किसी मूर्ख से, ना कि आई से। बात समझ रहे हो क्यों? ठीक है, तो फुल से किया गया है, तो यहाँ पर सोचने वाली बात है कि हैव नॉट सीन, हमने नहीं देखा, यहाँ पर वर्ब है, वर्ब है, तो इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, आई है। कौन नहीं देखा, सब्जेक्ट, है ना। तो यहाँ पर आई सब्जेक्ट है, क्या नहीं देखा, सच अ फूल, तो सच अ फूल आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, किसका, हैव नॉट सीन का, ये ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट का किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से ही तो कंपैरिजन होगा। तो यहाँ पर सब्जेक्टिव फॉर्म में कैसे लिखोगे, तो यहाँ पर नहीं लिख सकते ही, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रखना पड़ेगा इसको, हिम। समझ गए बात को? क्यों? क्योंकि सच अ फूल यहाँ पर क्या था, ऑब्जेक्ट था, किसका, हैव नॉट सीन का ऑब्जेक्ट था, इसका सब्जेक्ट था आई, यहाँ पर सच अ फूल था ऑब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से कंपेयर करेंगे, इसलिए यहाँ पर ही ना होकर के हिम होगा। मुझे उम्मीद है आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, है ना। अब देखो नेक्स्ट, देखो यहाँ पर क्या है, आई एम सर्टेनली मच बेटर देन हिम। अब यहाँ पर क्या है, एम सर्टेनली मच बेटर, ये कंपैरिजन वाला पार्ट है। किन दो लोगों के बीच कंपेयर किया जा रहा है, आई और हिम के बीच। तो आई है यहाँ पर सब्जेक्टिव फॉर्म में, अगर ये सब्जेक्टिव फॉर्म में तो हिम को आप ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कैसे रख सकते, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से ही कंपेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर होगा ही इज़, तो क्या लिखना पड़ेगा, आई, यहाँ पर लिखना पड़ेगा आई एम सर्टेनली मच बेटर देन ही इज़, है ना। अब आगे बात करते हैं। देखो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पर इज़ का क्यों इस्तेमाल किया गया है, नोट के फॉर्म में मैं यहाँ पर लिखवा दिया हूँ। यहाँ पर देखो क्या यहाँ पर बोला है कि व्याकरणविद यह सलाह देते हैं, मतलब ग्रामेरियन जो है ये सलाह देते हैं कि नॉमिनेटिव फॉर्म में, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे,
ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, जैसे यहाँ पर सेकेंड वाला सेंटेंस था, है ना, यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आया है। तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म की बात नहीं कर रहा है। जब भी सब्जेक्टिव फॉर्म की बात करें, है ना, जब भी दो सब्जेक्ट के बीच यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा हो, तो लास्ट में क्या करना पड़ता है, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि नॉमिनेटिव फॉर्म में होने की स्थिति में इनके बाद वर्ब का इस्तेमाल कर देना चाहिए। जैसे ही इज का इस्तेमाल यहाँ पर किए हैं, ताकि किसी तरीके का कन्फ्यूजन ना हो कि किन दो लोगों के बीच कंपैरिजन किया गया है। समझ गए बात को। अब यहाँ पर देखो, फिर से देखो, यहाँ पर ये सब्जेक्टिव फॉर्म में था, है ना, क्योंकि दो सब्जेक्ट के बीच कंपैरिजन था, है ना, इसलिए इस सब्जेक्टिव फॉर्म के बाद यहाँ पर क्या किए, ही इज़ का इस्तेमाल कर दिए, क्योंकि यहाँ पर माई ब्रदर के साथ इज़ लगा हुआ था, आई के साथ एम लगा हुआ था, तो ही के बाद इज़ लगेगा। मान लो यहाँ पर जो ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब ना होकर के कोई मेन वर्ब होता तो वहाँ पर इज नहीं लगाते या फिर एम नहीं लगाते, वहाँ पर आपको लगाना पड़ता डू, है ना, डू का इस्तेमाल किया जाता है। देखेंगे यहाँ पर भी, यहाँ पर क्या बोला है कि माई फादर विशेस माई ब्रदर टू बी एज इंटेलिजेंट एज आई। यहाँ पर क्या ध्यान देना है, देखो किन दो लोगों के बीच कंपेयर हुआ, पहले इस चीज़ को पकड़ो। यहाँ पर माई फादर और आई के बीच कंपेयर नहीं हुआ है भाई, किसके बीच कंपेयर हुआ है, तो यहाँ पर हुआ मेरे ब्रदर और मेरे बीच। कंपैरिजन करने वाला कौन है, माई फादर। तो विशेष जो वर्ब है इसका सब्जेक्ट है यहाँ पर माई फादर, है ना। ऑब्जेक्ट कौन है इस विशेष का, माई ब्रदर। तो माई ब्रदर को अगर आई से कंपेयर करेंगे, मतलब माई ब्रदर यहाँ पर क्या था, ऑब्जेक्ट था। कैसे था ये तो समझ गए, विशेष का सब्जेक्ट है माई फादर, ऑब्जेक्ट है माई ब्रदर, तो माई ब्रदर से ही मेरा कंपैरिजन किया गया है, तो ये ऑब्जेक्ट है, तो आई यहाँ पर सब्जेक्टिव केस में कैसे रहेगा, यहाँ पर इसको किस में रहना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा माई ब्रदर टू बी एज इंटेलिजेंट एज मी। क्यों मी क्यों हो गया ऑब्जेक्ट फॉर्म में, क्योंकि माई ब्रदर यहाँ पर ऑब्जेक्ट था। किसका ऑब्जेक्ट था, विशेष वर्ब का, है ना। समझ गए बात को। अब यहाँ पर देखो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, इसलिए यहाँ पर कोई वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया गया इसके लास्ट में। सब्जेक्टिव फॉर्म में रहेगा, अननोमिनेटिव केस में रहेगा, तभी उसके बाद इज़, डू, इस तरीके के वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। फिर देखते हैं यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है कि वी शैल नॉट गेट अ बेटर PM दैन हिम, है ना, मतलब हम लोग इससे बेहतर PM को नहीं पा सकते। अब देखो मतलब नहीं पाएंगे। यहाँ पर क्या दे रखा है, वी शैल नॉट गेट। शैल नॉट गेट क्या है, आपका वर्ब है, इस वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, वी है ना। अब यहाँ पर अ बेटर PM दैन ही, अब दो लोगों के बीच कंपेयर किया जा रहा है, किसके किसके बीच, PM और ही के बीच। अब देखते हैं यहाँ पर वी शैल नॉट गेट अ बेटर। अब इस चीज़ देखो, शैल नॉट गेट यहाँ पर क्या है, वर्ब है, इस वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, वी है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, PM है ना। शैल नॉट गेट का ऑब्जेक्ट कौन है, PM है, मतलब प्राइम मिनिस्टर है। तो ऑब्जेक्ट का हम दूसरे ऑब्जेक्ट से ही कंपैरिजन करेंगे, तो यहाँ पर ही जो है सब्जेक्टिव फॉर्म में या डिनोमिनेटिव फॉर्म में, ये कैसे हो सकता है, यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट ही होगा। तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, यहाँ पर ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, तो हिम इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर यहाँ तक। फिर देखो माई कॉम्पिटिटर कुड डिलीवर द स्पीच एज वेल एज मी। अब यहाँ पर क्या है, कुड डिलीवर, यहाँ पर क्या है, वर्ब है, इस वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, माई कॉम्पिटिटर, है ना। और यहाँ पर किन दो लोगों के बीच कंपेयर किया गया है, सब्जेक्ट के बीच। कुड डिलीवर का सब्जेक्ट है माई कॉम्पिटिटर और मेरे से कंपैरिजन किया गया है इसका। बाकी कोई थर्ड पर्सन यहाँ पर है नहीं, मतलब कोई तीसरा जन है नहीं, है ना। दो ही लोग के बीच कंपेयर किया गया, माई कॉम्पिटिटर और मेरे बीच। तो ये सब्जेक्ट है, तो यहाँ भी तो सब्जेक्टिव फॉर्म में होना चाहिए। अब यहाँ पर सब्जेक्टिव फॉर्म यानी नॉमिनेटिव केस में होना चाहिए, तो मी का नॉमिनेटिव केस होता है आई, है ना। और अगर ये नॉमिनेटिव केस में है तो इसके साथ आपको एक वर्ब का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। कौन सा उपयुक्त वर्ब है यहाँ पर, क्योंकि माई कॉम्पिटिटर के साथ यहाँ पर कुड था, है ना, तो यहाँ पर भी कुड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्लियर यहाँ तक। चलिए यहाँ तक सही है। अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं इसके बेस पर। लास्ट है, इतना ही है आज, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन को डील किया हूँ, यहाँ पर देख लो ध्यान से। यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ बोला कि कॉन्ट्रेरी टू अर्लियर रिपोर्ट्स, मतलब पिछले जो रिपोर्ट्स थे उसके विपरीत की बात कह रहा है। आई फाउंड हिम ब्राइटर देन आई ड्यूरिंग आवर मीटिंग। अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है, यहाँ पर है आई फाउंड हिम ब्राइटर देन आई, दो लोगों के बीच कंपैरिजन है, किसके किसके बीच,
ये जो फाउंड है, पहले इसको फिक्स करो कि ये क्या है, वर्ब है। इस वर्ब का सब्जेक्ट आई है और इस वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, हिम है ना, ऑब्जेक्ट हिम है, जो कि बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। कंपेयर किसके बीच किया जा रहा है, हिम, यानी कि इस ऑब्जेक्ट से इस ऑब्जेक्ट के बीच कंपैरिजन किया जा रहा है, मतलब हिम और आई के बीच। तो हिम तो अपना ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है ही, क्यों, क्योंकि फाउंड का सब्जेक्ट था आई और कंपेयर किया जा रहा है हिम और आई के बीच, इस वाले आई के बीच, है ना। तो और इस फाउंड का ऑब्जेक्ट है हिम, जो कि करेक्ट है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। ब्राइटर देन आई होगा क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि आई जो है ये आपका नॉमिनेटिव फॉर्म में है, होना क्या चाहिए, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। क्यों, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट के बीच यहाँ पर क्या किया गया है, कंपेयर किया गया है। तो यहाँ पर आई ना होकर के क्या होगा, मी होगा। बात समझ गए। तो फिर से मैं दोहरा देता हूँ यहाँ पर पढ़ करके कि आई फाउंड हिम ब्राइटर देन मी। क्यों होगा मी, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट के बीच यहाँ पर कंपेयर किया गया है। कैसे समझेंगे कि ये ऑब्जेक्ट के बीच कंपेयर किया गया, ना कि सब्जेक्ट। तो यहाँ पर ध्यान दो कि हिम और आई के बीच कंपेयर किया गया और हिम जो था आपका फाउंड का ऑब्जेक्ट था। क्लियर यहाँ तक। अब जरा बात करते हैं आगे। अगर वो भी कंफ्यूजन होता है, नहीं पहचान पाते हो, तो देखो कि फाउंड यहाँ पर वर्ब है। फाउंड किसने फाउंड किया, कौन फाउंड किया, आई। तो कौन का रिप्लाई, हु का रिप्लाई देता है एक सब्जेक्ट। किसको फाउंड किया, हिम को। किसको का रिप्लाई देता है, ऑब्जेक्ट, है ना। तो ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच यहाँ पर क्या हुआ है, कंपैरिजन हुआ है। तो यहाँ भी ऑब्जेक्ट होना चाहिए, जो कि मी होगा। मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा कुछ समझाने की बात छूट गई हो, है ना। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, यहाँ पर बोला ही इज़ फैटर देन मी। देखो इसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज कर जाते हैं ना, काफ़ी लोग कंफ्यूज करते हैं। कुछ बोल रहा था क्या, ठीक जाओ। अब देखते हैं यहाँ पर ही इज़ फैटर देन मी। यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर है कंपेयर किया गया है किसके किसके बीच, ही और मी के बीच, ही और मी के बीच। जबकि देखो अब फ्लो में जब स्पोकन इंग्लिश बोलते हो ना, तो ऐसे ही बोल देते हो ही इज़ फैटर देन मी, जो कि गलत है बिल्कुल। कैसे गलत है, देखो इज़ फैटर देन, ये है आपका कंपैरिजन का पार्ट। किन दो लोगों के बीच किया गया, ही और मी के बीच। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ही जो है आपका ये सब्जेक्ट है। किसका सब्जेक्ट है, ये है आपका इज़ फैटर का। मतलब इज़ का अगर देखा जाए सब्जेक्ट, मतलब इस वर्ब का सब्जेक्ट है ही, है ना। तो ही है, ही आपका सब्जेक्टिव फॉर्म में। आप कह सकते हो सर ही को ही क्यों ना हम ऑब्जेक्ट बना दें। भाई ऑब्जेक्ट कैसे बना दोगे जब इज़ वर्ब है और वर्ब को अंजाम देने वाला व्यक्ति कोई सब्जेक्ट होता है, तो इसको ऑब्जेक्ट कैसे बना दोगे, है ना। तो ये इसको आप नहीं हटा सकते। ही इज़ फैटर देन आई होगा, यहाँ पर मी ना हो करके आई होगा। समझ गए बात को अच्छे तरीके से। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये सब्जेक्ट था, तो इसको भी सब्जेक्टिव फॉर्म में होना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर होगा आई, ना कि मी। क्लियर। फिर आगे बढ़ते हैं। देखो यू मे बी रेस्ट अस्योर्ड, मतलब यहाँ पर ये कह रहा है कि तुम आश्वस्त हो सकते हो इस चीज़ को लेकर के कि माधव नोज मोर देन मी इन दिस मैटर। यहाँ पर क्या बोला है, अच्छा एक चीज़ ध्यान देना, पिछले वाले में आपको क्या ध्यान देना है। पिछले वाले में एक चीज़ और देख लो, ही इज़ फैटर देन आई के साथ आपको क्या लिखना पड़ेगा, एम लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अभी बताया है ना कि अगर ये नॉमिनेटिव केस में रहे तो इसके बाद लास्ट में आपको एक वर्ब का इस्तेमाल कर देना है। तो ही के लिए इज़ का इस्तेमाल होगा, तो आई के लिए एम का इस्तेमाल होगा। समझ गए बात को। तो आपको क्या यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ही इज़ फैटर देन आई एम, है ना। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पर देखो अगला, यहाँ पर बोला है कि आप आश्वस्त हो सकते हो इस बात को लेकर के कि माधव जो है वो नोज मोर देन मी, वो मेरे से ज़्यादा जानता है इस संदर्भ में, इस मैटर में, इस विषय में मेरे से ज़्यादा जानता है। अब देखो यहाँ पर क्या दिक्कत है, यहाँ दिक्कत ये है कि कंपेयर किया गया, मोर देन का इस्तेमाल किया गया है ना, मतलब ये कंपैरिजन कर रहा है किसके किसके बीच, माधव और मी के बीच। अब भाई यहाँ पर वर्ब क्या है, नोज, है ना। यहाँ पर ये है आपका वर्ब, ये वर्ब है और इस वर्ब का सब्जेक्ट है माधव। तो यहाँ तक तो क्लियर है कि दो सब्जेक्ट के बीच ही कंपैरिजन करेंगे। तो मी कैसे लिखेंगे, मी तो ऑब्जेक्टिव केस में होता है। तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, माधव नोज मोर देन आई डू। यहाँ पर आई डू का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मेन वर्ब है नोज, है ना, नोज है, तो इसलिए आई के साथ डू का इस्तेमाल करेंगे।
कुड तो था नहीं, उड तो था नहीं, है ना, विल सेल तो था नहीं, कुछ भी क्या था, सिंपली मेन वर्ब था, इसलिए इसके साथ आई के साथ डू का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर। और दो सब्जेक्ट के बीच इस्तेमाल हुआ था, इसलिए मी का तो यहाँ पर यूज हम कर ही नहीं सकते। तो यहाँ भी आप कैच कर लिए कि क्या एरर था। यहाँ पर था कि माधव नोज मोर देन आई डू, माधव नोज मोर देन आई डू इन दिस मैटर। क्लियर है। फिर देखो यहाँ पर बोला है कि दो शी अपीयर्स टू बी वेरी टॉल, यद्यपि वह बहुत ही लंबा मतलब अपीयर होती है, बहुत ही लंबी है ना, अपीयर्स टू बी वेरी टॉल, शी इज़ जस्ट एन इंच टॉलर देन मी। अब यहाँ पर देखो कंपैरिजन वाले पार्ट को पकड़ना है आपको, ठीक है। तो कंपेयर कहाँ कर रहे हैं, शी इज़ जस्ट एन इंच टॉलर देन मी। यहाँ पर इज जो है, इज जस्ट एन इंच टॉलर, है ना, ये कंपैरिजन वाला पार्ट है। तो इस पार्ट का सब्जेक्ट कौन है, शी। तो हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट ही आना चाहिए अगला। तो यहाँ पर क्या होगा, मी होगा क्या, नहीं, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्या होना चाहिए, आई होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर होगा शी इज़ जस्ट एन इंच टॉलर देन आई एम, है ना। यहाँ पर शी के साथ इज था तो आई के साथ एम लगेगा। समझ गए बात को। तो शी वाले पार्ट में एरर था, सी वाले पार्ट में यहाँ पर आई एम होगा, क्योंकि शी के साथ इज था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर था ही डज नॉट राइट एज फास्ट एज मी, मतलब वह उतना फास्ट नहीं लिखता जितना मैं लिखता हूँ। अब देखो डज नॉट राइट, इस वर्ब का कौन है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है, क्योंकि इस वर्ब के अंजाम देने वाले व्यक्ति को सब्जेक्ट कहते हैं, ये सब्जेक्ट है ना। एज फास्ट एज मी, अब जरा देखो एज फास्ट एज क्या कहना चाह रहा है कि कंपेयर कर रहा है ये, है ना, ये क्या कर रहा है, कंपेयर कर रहा है, किसके बीच, सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट के बीच ही करेगा ये। तो यहाँ पर ही सब्जेक्टिव फॉर्म में है, तो मी कैसे लिखोगे, है ना, मी कैसे लिखोगे, क्या, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो क्या होगा, ही डज नॉट राइट एज फास्ट एज आई डू, है ना, आई डू। तो यहाँ पर आई होगा मी के जगह पर, आई डू, है ना। फिर यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट देखो यहाँ पर यू आर मोर ब्यूटीफुल दैन हर। अब मोर ब्यूटीफुल है, आर मोर ब्यूटीफुल का वर्ब कौन है, सब्जेक्ट कौन है, यू है। तो हम देख रहे हैं कि दो सब्जेक्ट के बीच ही कंपैरिजन होगा, है ना। यहाँ पर कंपेयर किया गया है, तो हर कैसे हो सकता, हर होगा ही नहीं, सब्जेक्टिव फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, शी इज़, है ना, क्या होगा यहाँ पर, शी इज़। यू आर मोर ब्यूटीफुल दैन शी इज़, करेक्ट है यहाँ तक। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर नो अदर टाइपिस्ट इन दिस ऑफिस इज़ एज स्लो एज हर, यहाँ पर कंपेयर कर रहा है, इज़ एज स्लो एज कह करके, है ना। किससे कंपेयर किया जा रहा है, नो अदर टाइपिस्ट, नो अदर टाइपिस्ट थर्ड पर्सन कोई सिंगुलर नंबर है ना। किससे कंपेयर किया जा रहा है, हर से। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि नो अदर टाइपिस्ट इन दिस ऑफिस इज़, मतलब इस वाले इज़ वाले वर्ब का जो है ये सब्जेक्ट कौन है, नो अदर टाइपिस्ट। तो ये सब्जेक्ट के बीच यहाँ पर क्या होना चाहिए, कंपैरिजन होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, नो अदर टाइपिस्ट इन दिस ऑफिस इज़ एज स्लो एज शी इज़, है ना, क्या लिखोगे, शी इज़। तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, नो अदर टाइपिस्ट इन दिस ऑफिस इज़ एज स्लो एज शी इज़। क्लियर है यहाँ तक। शी के बाद इज़ क्यों दिए, क्योंकि शी आपका सब्जेक्टिव फॉर्म में है, नॉमिनेटिव फॉर्म में। और यही तो अभी हम लोग देखे थे नोट के रूप में कि जब भी नॉमिनेटिव फॉर्म की स्थिति हो तो इसके बाद जो भी मतलब एक वर्ब का इस्तेमाल कर देना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक। तो आज हम लोग देखे बहुत सारे रूल को, एक बार मैं फास्ट में रिपीट कर देता हूँ, है ना, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। टू बी वाले फॉर्म जितने होते हैं इसके बाद आने वाला प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में रहता है। बाकी जितने सारे वर्ब होते हैं टू बी को छोड़ करके, और प्रेपोजिशन मतलब वर्ब और प्रेपोजिशन के बाद आने वाला प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रहता है। टू बी वाले पार्ट जो होता है, मतलब टू बी वाला फॉर्म जितना होता है उसके बाद जो भी प्रोनाउन होता है वो सब्जेक्टिव फॉर्म में होता है, लेकिन वर्ब और प्रेपोजिशन के बाद आने वाले प्रेपोजिशन प्रोनाउन जो होता है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है। फिर नेक्स्ट रूल बता रहा है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पहचानेंगे कैसे। तो इसको पहचानने का सिंपल सा रूल है कि देख लो कि कौन का रिप्लाई देता है सब्जेक्ट, और किसको और क्या का रिप्लाई देता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इस चीज़ को भी नहीं समझ पाए तो आपको करना क्या है कि यहाँ पर वर्ब पकड़ना है, वर्ब का ये सब्जेक्ट है, ये दोनों ऑब्जेक्ट है।
अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये पूरा का पूरा ही ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पर यू ऑब्जेक्टिव था, आई आपका ऑब्जेक्टिव नहीं था, इसलिए यहाँ पर मी कर देना पड़ेगा आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। समझ गए? तो वर्ब को पकड़ो, उसका सब्जेक्ट को पकड़ो और ऑब्जेक्ट को देखो, और उसका पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। ऐसा तो नहीं कि एक को सब्जेक्टिव फॉर्म में रखे, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रखे, दूसरे को सब्जेक्टिव फॉर्म में रख दोगे, है ना? ऐसा तो नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा ही क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो दोनों को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को देखे एक्सेप्ट के बाद जो भी प्रोनाउन का इस्तेमाल होगा वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। और बट में कन्फ्यूजन था, है ना? तो बट के तुरंत बाद अगर आता है, मतलब ये सारे शब्दों के साथ उसका कोई ना कोई लेना देना रहेगा, है ना? ये सारे शब्द अगर दिख गए और नहीं भी देखे तो भी आपको ज़्यादा फोकस करना है बट के ऊपर, कि बट के ऊपर अगर कोई के बाद अगर कोई प्रपोजिशन नहीं, प्रोनाउन का अगर इस्तेमाल हुआ है तो वो होना चाहिए ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। ठीक है, जैसे यहाँ पर बट के बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म में मी आएगा, यहाँ पर बट के बाद ही नहीं हिम आएगा, है ना? ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होना चाहिए। लेकिन क्या कह रहा है कि अगर बट और कोई वर्ब के बीच अगर कोई प्रोनाउन का इस्तेमाल हुआ है तो वो होगा सब्जेक्टिव फॉर्म में, यानी नॉमिनेटिव फॉर्म में। इस चीज़ को भी देख लिए। फिर ये बोल रहा है कि देन और एज जो है ये कंपैरिजन को शो कर रहा होता है। तो कंपैरिजन हम क्या करते हैं? या तो दो सब्जेक्ट के बीच करते हैं और फिर दो ऑब्जेक्ट के बीच करते हैं, है ना? तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं तो हम शुरू से ही देखते आ रहे हैं ना। तो बस यही सारे रूल थे। ठीक है, और जिनको भी मेरे से पर्सनल गाइडेंस चाहिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप करोगे, आपको मैं प्रोसीजर भेज दूंगा कि कैसे इसको ज्वाइन करना है और क्या इसके फ़ायदे हैं, कैसे आपको टास्क दिए जाते हैं और कैसे इस पर टेस्ट लिए जाते हैं, है ना? और भाई आप तभी इसको ज्वाइन करना जब आप अपनी कंसिस्टेंसी को बरकरार रख पाओगे। ऐसा नहीं कि पता चला कि आप 10 दिन पढ़े, 20 दिन गायब रहे, फिर आए, फिर गायब रहे। ऐसे करोगे तो आपको नुकसान है, आपके पैसे वेस्ट होंगे। और मैं नहीं चाहता कि आप पैसे वेस्ट करो। जो भी पैसे इन्वेस्ट करते हो आप उसका फुल्ली यूटिलाइज़ करो और मेरे साथ साथ जाने की कोशिश करो। और एक चीज़ ध्यान रखना कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इसका, और आपकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन कराना ही इसका मेन पर्पस है। और याद भी करवाना। बहुत सारे टीचर क्या करते हैं कि पढ़ा देते हैं, बस अपना काम, छुट्टी हो गया, है ना? ऐसा मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है कि आपको पढ़ाने के साथ साथ याद भी करवा दूं। या तो वोकैब, अगर आप वोकैब पढ़ रहे हो तो वोकैब भी याद करो, अगर आप ग्रामर पढ़ रहे हो तो ग्रामर के सारे रूल्स को याद कर पाओ। ये मेरा मकसद है। और कोई टेस्ट आपको एक बार नहीं देना, मल्टीपल टाइम आपको देना पड़ेगा, मल्टीपल रिवीजन कराना भी इसका मेन मकसद है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, है ना? और इस वीडियो को भी लाइक करना भाई, है ना? इसका भी टारगेट मैं दे देता हूँ कि 200 लाइक दे दो जल्दी से, है ना? तो चलिए, आज भी बहुत कुछ सीखे, तो आज का क्लास यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।